हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम होने में मात्र 17 दिन बचे हैं। होप आप सभी का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम यूपीपी कांस्टेबल के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीएस से रिलेटेड होंगे को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह कौन है? ऑप्शन ए यूरेनस, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध और ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनस। ग्रहों को दो पार्ट में बांटा गया है, एक पार्थिव और दूसरा गैसीय। तो जो गैसीय ग्रह होते हैं इसे ही जोवियन ग्रह बोलते हैं, जबकि पार्थिव ग्रह में कौन कौन आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल, ये चारों आते हैं पार्थिव गैस में, पार्थिव ग्रह जिसे आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। जबकि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये आते हैं जोवियन ग्रह। अब कभी कभी क्रम भी पूछ देता है कि सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सबसे नज़दीक है बुध, फिर शुक्र, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये इनका क्रम है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जिसमें से ये चारों मैंने क्या बताया? पार्थिव ग्रह हैं और ये जो हैं जोवियन ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, जबकि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा राज्य। अनुच्छेद 21 जो है ना, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट हैं, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मूलतः संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 क के तहत रख दिया गया, और वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं जो कि इस प्रकार हैं। समता का अधिकार या समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तथा लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका आर्टिकल भी याद रखना पड़ेगा। जैसे अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तथा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है, और अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 में। जबकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है, और
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 तथा 30 है तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया। इसका नया नाम क्या रखा गया? ऑप्शन ए है छत्रपति शिवाजी नगर, ऑप्शन बी धाराशिव, ऑप्शन सी शिवधारा और ऑप्शन डी छत्रपति संभाजी नगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्रपति संभाजी नगर। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम हैं एकनाथ शिंदे, जबकि महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर हैं जो राज्यपाल हैं ये हैं सीपी राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षक च्युइंगम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधन में भराव में सामान्य घटक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है CaCO3, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बोलते हैं NaHCO3 इसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं तथा एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के युद्ध जो द्वितीय युद्ध हुआ था किस शासक को पराजित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान। देखिए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 2 युद्ध हुए। एक तो 1191 ईस्वी में और दूसरा हुआ 1192 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में जो हुआ इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए और मोहम्मद गोरी हार गए, जबकि 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना तुगलक वंश का शासक था। यह तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रारंभिक नाम जो था ये जूना खां था। जौना खां या जूना खां बोलते हैं, जौना खां। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में यह सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। इसने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही शुरू किया था अमीर ए कोही नामक एक संस्था। तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित की, देवगिरी, और देवगिरी का ही नाम बदलकर इसने दौलताबाद रख दिया था। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे शायद अब। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसी के शासनकाल में जो इब्न बतूता है भारत आया था, जो कि मोरक्को का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सिजदा एवं पैबोस प्रथा का आरंभ किसने किया था? रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलबन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन। और बलबन जो है ना इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने तुर्कान ए चहलगानी के विनाश तुर्कान ए चहलगानी को नष्ट किया, जो कि इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया था। बलबन 1266 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दरबार में इसने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। इसने नवरोज उत्सव शुरू किया। नवरोज, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, नवरोज उत्सव। और इसी ने ही लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। लौह एवं रक्त की नीति।
बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो तथा अमीर हसन दोनों रहते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो ये काफ़ी क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान। तो अष्टदिग्गज अगर पूछेगा 8 दिग्गज तो ये कृष्णदेव राय से संबंधित हो जाएगा, जबकि अगर अष्टप्रधान पूछेगा तो ये शिवाजी से संबंधित हो जाएगा। अष्टप्रधान। अब देखते हैं कृष्णदेव राय कौन थे। तो कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश थे, संगम, सुलू, तुलु और एरावडू। तो तुलु वंश के एक शासक थे, महान शासक थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ जो कवि रहते थे ना, उसे ही अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की, मतलब ये पुस्तकें इन्हीं की हैं। और कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, गुलरिखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी लोदी वंश के संस्थापक जो बहलोल लोदी थे ना, उन्हीं का पुत्र था। लोदी वंश का शासनकाल लगभग 1526 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चला, क्योंकि 1526 ईस्वी जब बाबर ने लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, इसको पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया और मुगल वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोरक्को यानी कि अफ्रीका यात्री था इब्न बतूता, ये 1333 ईस्वी में भारत आया और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चाइना भेजा अपने राजदूत के रूप में, और एक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला, जो कि इब्न बतूता ने ही लिखा था, और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, जबकि राजस्थान का लोक नृत्य है झूमर, पनिहारी, गणगौर, नेजा आदि हैं, तथा असम का लोक नृत्य है काफ़ी इम्पोर्टेंट बिहू। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12, भारत में VOC यानी कि वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डच, मतलब ये डच के कंपनी का ही नाम था। एक बार देख लेते हैं भारत आने वाली सभी कंपनियों के नाम क्या थे। तो पुर्तगाल की जो कंपनी थी उसका नाम था एस्तादो डी इंडिया, जो कि 1498 ईस्वी में स्थापना हुआ था इसका। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटेन की थी, अंग्रेज़ों की थी, 1599 ईस्वी में स्थापना हुआ इसका। और डच का यही पूछा था ना, बेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी जो कि डच की थी, 1602 ईस्वी में भारत में स्थापित हुई। तथा डेनमार्क की कंपनी जो थी डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। और सबसे लास्ट में फ्रांस की कंपनी देश इंडस ओरिएंटल्स फ्रांस में, जो फ्रांस की कंपनी 1664 ईस्वी में आई थी। तो इसका क्रम आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले पुर्तगाल, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांस। इसको आप याद रख सकते हैं, पुर्तगाल, फिर
जो अंग्रेज हैं यानी इंग्लिश, फिर डच, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांस, यानी कि PEDDF, जैसे भी याद करना याद कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलाडी संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो कि समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल भी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनाईमुडी, जो कि अनामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेरीकल्चर से आप क्या समझते हैं? तो सेरीकल्चर जो होता है ये होता है रेशम कीट उगाने का विज्ञान, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि मछली पकड़ने का अध्ययन जो होता है इसे बोलते हैं मत्स्य पालन, जो होता है इसे बोलते हैं पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। तथा शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। और पक्षियों का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। आइए एक बार देख लेते हैं सभी इम्पोर्टेंट जो भी हैं। क्या था? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बनवली या बनावली बोलते हैं इसको, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मॉडम की गति की गणना निम्नलिखित में से किस दर से की जाती है? FPS, CPS, GPS या BPS? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BPS, बीट्स पर सेकेंड, बीट्स पर सेकेंड। देखिए मॉडेम इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉडेम जो होता है ना, इंटरनेट से जुड़ने और नेटवर्क पर डाटा सेंड तथा रिसीव करने के लिए अति आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक चित्रकला एक है मधुबनी, कहाँ प्रसिद्ध है, मतलब किस राज्य की लोकप्रिय है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार की लोकप्रिय लोक चित्रकला है मधुबनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 मई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर केवल विश्व एड्स दिवस पूछेगा, वर्ल्ड एड्स डे पूछेगा, तो ये हो जाएगा 1 दिसंबर, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। एड्स जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस से होता है, HIV। और HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तथा 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस। और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत संरक्षण, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ओजोन परत रक्षण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को, ओजोन परत रक्षण दिवस, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओजोन परत रक्षण दिवस।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या दृष्टि का स्थायित्व? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब देखिए एक एक करके देखते हैं क्या होता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, और इसका कारण होता है लेंस की गोलाई बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी घट जाना और लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना। और जो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें अवतल लेंस का यूज करना पड़ेगा, अवतल, कंफ्यूज नहीं होना है। जबकि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का यूज करना पड़ेगा। जबकि जरा दृष्टि दोष जो होता है ये प्रेस बायोपिया जिसको बोलते हैं, प्रेस बायोपिया, ये क्या होता है ना कि वृद्धावस्था के कारण आंखों की सामंजस्य क्षमता घट जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु देख पाता है और न ही नज़दीक की वस्तु देख पाता है। और इसके लिए हमें इसके मतलब निवारण के लिए हमें बाईफोकल लेंस का यूज करना पड़ता है, बाईफोकल लेंस यानी कि द्विफोकसी लेंस। तथा एक और होता है दृष्टि वैषम्य जिसको बोलते हैं, अबिंदुकता यानी कि एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है ना, नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है किंतु मतलब ऐसे क्षैतिज में सही से देख लेगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर देखने में उसको दिक्कत होती है, और इसके लिए हमें बेलनाकार लेंस का यूज करना पड़ता है, सिलेंड्रिकल लेंस। तो आप समझ चुके होंगे निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जरा दृष्टि दोष में दोनों वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, न तो दूर की न निकट दृष्टि दोष की। और जो एस्टिग्मेटिज्म बताया मैंने, दृष्टि वैषम्य बताया, अबिंदुकता बताया, इसमें क्षैतिज तो दिखाई देती है ठीक ठीक, परंतु जो ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल जो होता है ये सही से नहीं दिखाई देता है, यानी कि वर्टिकल दिखाई देता है, हॉरिजॉन्टल सही से नहीं दिखाई देता है। और निवारण के लिए क्या बताया, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष में बाईफोकल लेंस और दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान यानी कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मूल भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? जो मूल भारतीय संविधान है मतलब किसके द्वारा हैंड रिटेन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से किसे द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? सत्यभामा दास बीजू, जगदीश चंद्र बोस, समीर के ब्रह्मचारी और सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यभामा दास बीजू। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन है आपका वन संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ऑप्शन सी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और ऑप्शन डी है क्षतिपूरक वनीकरण अधिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NGT जिसको बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में हुआ था और इसका जो मुख्य पीठ है न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में, तथा इसके 4 खंडपीठ भी हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है तथा वर्तमान में जो NGT के चेयरमैन हैं ये हैं प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव ये पूछा था
जो बिहार दरोगा हुआ था एग्ज़ाम बीपीएसएससी के थ्रू, बिहार दरोगा मेंस प्री का एग्ज़ाम हुआ था, प्रोविज़न करके जो आई थी लगभग उस पोस्ट के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।